हेलो गाइस, वेलकम टू विनायका एकेडमी, आपका अपना कानपुर वाला चैनल। ठीक है, तो आज हम लोग वही बात करते हैं जहां पर बात कल खत्म की थी, उसके आगे की बात आज शुरू करते हैं। तो बातों को शुरू करने के लिए थोड़ा सा हम अगर पीछे चले जाएं, पीछे हम ज्यादा जा नहीं सकते हैं, बोर्ड है, इसलिए हम यहीं पर खड़े होके बातों को पीछे ले जाते हैं। और बातों को पीछे ले जाते हैं तो कैसे ले जाएंगे, आपको पता है कि कल हमने पढ़ा क्या था, तो बताया था आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण क्या थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडिया के पॉलिटिक सिनेरियो और इकोनॉमिक सिनेरियो में क्या उसका इंपैक्ट पड़ा। पता है, इस वर्ल्ड वार में एक एलाइज पावर और एक सेंट्रल पावर, ठीक है, और वो जो पावर थी ना, एलाइज पावर में एक कंट्री थी जिसका नाम था ब्रिटेन, और ब्रिटेन की हम कॉलोनी थे, तो कहीं ना कहीं हमको भी इस वार में ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट करना पड़ा। ब्रिटेन के अगेंस्ट था कौन? ब्रिटेन के अगेंस्ट था टर्की। और आपको बता दें, टर्की जो था ना, वो पूरे के पूरे क्या था, वर्ल्ड का में जितने भी इस्लाम थे ना, इस्लामिक पर्सन थे ना, उसका सेंटर वही था। वहां के जो किंग थे ना, वो उनको क्या होता था, उनको कहा जाता था कैलिफ, और कैलिफ सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट होती थी किसके लिए? इस्लाम के लिए। तो वो जो क्या होते थे, निर्णय देते थे, वो पूरे के पूरे इस्लामिक परिवार उसको क्या करते थे, फॉलो करती थी। तो ये हमारी बात उसके आगे चालू होती है। तो हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, तो हमने भी क्या किया, हमने बताया था कल कि हमने भी कंट्रीब्यूशन किया, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, जिसमें से क्या हुआ, लोगों को आर्मी में भेजा, तभी तो हमारे अंदर भी नेशनलिज्म के डेवलपमेंट हुए। हमने जब आर्मी में लोगों को भेजा ना, तो हमको एक चीज देखने को मिली वहां पर कि हमारे लोगों के अंदर एक अलग सी एक फीलिंग देखने को मिल रही कि भैया अगर हमको भी इक्विपमेंट अच्छे खासे मिल जाएंगे ना, तो हम भी बेहतरीन क्या कर सकते हैं, वार कर सकते हैं, दुनिया भर की टीमों को निपटा सकते हैं। ठीक है, तो एक जुनून हमको मिला था। तो दूसरी चीज ये भी थी कि उन्होंने जब वार के लिए हमसे सपोर्ट मांगा, तो हमसे कहा था कि हम आपको जब वार खत्म होगा ना, तो बहुत सारे फायदे देंगे। कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी, ये तो क्या हो गए थे, ब्रिटेन तक गए थे वाउंडेड सोल्जर्स को क्या करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। इस तरीके के पर्सन्स थे। हमने क्या किया, पैसे जुटाए, बहुत सारा पैसा उनको दिया। ठीक है, 13 लाख सोल्जर्स को क्या किया था, अपने जो फार्मर्स थे उनको क्या किया था, लड़ने के लिए भेज दिया था, जिस वजह से हमारी क्रॉप फेलियर भी देखने को मिलता है। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जो कि क्या होता है, हमारे यहां बहुत एक निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ते हैं। किस लिए? कि एक ललक, एक ग्लिम्पस, एक सपना, एक ड्रीम कि चलो हमें आजादी मिल जाएगी अगर इस वार को जल्दी से खत्म कर दे। इसलिए हम और उत्साहित थे इस वार को जल्दी से खत्म करने के लिए। 1918 तक हमने कल कहानी बताई। थोड़ा सा हम फिर से पीछे आते हैं और 1915 की बात बताते हैं। गांधी जी आते हैं, ठीक है, 9 जनवरी 1915 गांधी जी आते हैं। और यहां पर जब आते हैं ना, तो यहां पर सबसे प्रोमिनेंट लीडर जो इस समय यहां पर एक्टिव थे ना, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। हालांकि इसके पहले लाल, बाल, पाल तीनों क्या थे, गरम एक्सट्रीमिस्ट थे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो गया, बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, इनको क्या किया गया, मांडले जेल में भेज दिया गया था। लाला लाजपत राय, ठीक है, वो अमेरिका चले गए। और विपिन चंद्रपाल, उन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया था। ठीक है, 1908 के बाद काफी ज्यादा पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था। ठीक है, 1914 में जब वापस आए, देखा सब कुछ जीरो चल रहा है। बाल गंगाधर तिलक, तो उन्होंने देखा कि यहां पर एक महिला है, आयरिश महिला, जिसका नाम था एनी बेसेंट, तो वो एक नए प्लान की तरफ बढ़ रही थी। उसने समझाया कि आप एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों के तरीके चलिए ना, आप डिमांड कर रही है और अपनी आवाज उठाइए। ठीक है, तो जिस मूवमेंट को कहा गया था होम रूल लीग मूवमेंट, दो की अलग अलग जगहों पर चलाया जा रहा था। एनी बेसेंट थे और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों लोग मिलकर क्या करते थे, इस मूवमेंट को चला रहे थे।
एनी बेसेंट मद्रास की तरफ चला रही थी, बाल गंगाधर तिलक इसको महाराष्ट्र की तरफ चला रहे थे, तो बड़े लीडर की तरफ। तो उन्हीं के साथ क्या हो गया, गांधी जी लग जाते हैं। जब गांधी जी लगते हैं तो पता है 1916 में एक सेशन होता है, क्योंकि 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, कांग्रेस फॉर्म हुई थी, ठीक है, कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। कहां हुआ था, मुंबई में। किस लिए किया गया था कि भैया हमारे पास कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुए, ठीक, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म कर सके, क्योंकि हमारे यहां कोई भी मतलब फिक्स था ही नहीं, कोई प्लान होता ही नहीं था। अचानक से कोई भी चीज उठती थी 1857 के रिवॉल्ट की तरीके, और अचानक से धड़ाम बोल जाती थी, लोग एग्रेसिव हो जाते थे, क्योंकि उनको समझाने सिखाने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए हमने देखा कि भैया क्या करना है, हमको एक कांग्रेस बनाना है, ठीक है। तो 1885 में कहते हैं, ठीक है, कि एक पर्सन थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम, अगर कहें तो इनको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी कहते हैं। एक आईसीएस पद पर थे, ठीक है, रिटायर्ड हो गए चुके थे, तो उनको क्या किया, उनकी हेल्प से हमने क्या किया, कांग्रेस का फॉर्मेशन कर लिया। और कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ ना, तो उन्होंने क्या किया था, डिसाइड किया था कि हर साल ईयर के लास्ट मंथ के लास्ट वीक में हम क्या करेंगे, गांव कंट्री के किसी छोटे से गांव में इकट्ठा होंगे, और साल भर में क्या हुआ, किस तरीके से ब्रिटिश हमने जो प्लानिंग की, हमने जो क्या किया वहां पर मूवमेंट किया, उसका क्या रिजल्ट रहा, ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा, इन सब चीजों पर चर्चाएं करेंगे और अगले साल की तैयारी करेंगे। और हर एक साल हम नया एक प्रेसिडेंट भी चुनेंगे, ठीक है। इस तरीके से 1916 में एक सेशन जो हुआ, ठीक है, ये जो हर साल होता था उसे सेशन कहेंगे। तो 1916 में जो सेशन हुआ ना, वो कहां हुआ, लखनऊ में। लखनऊ में जब सेशन हुआ, तो लखनऊ के सेशन के बाहर जब ये निकले गांधी जी, तो इनकी मुलाकात होती है एक पर्सन से जिनका नाम होता है राम कुमार शुक्ला। राम कुमार शुक्ला, राम कुमार शुक्ला जी से मुलाकात होती है। और राम कुमार शुक्ला जी जो है ना, इनको क्या करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारी तरफ क्या आ रहे हैं, हमारी तरफ क्या है, हमको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स नहीं परेशान कर रहे थे गांव की तरफ, चंपारण की तरफ, वो ब्रिटिशर्स के थ्रू जमींदार उनको परेशान कर रहे थे। क्या परेशान कर रहे थे कि भैया, पहले उन्होंने क्या किया था कि एरिया डिसाइड की, उन्होंने क्या किया था पहले, क्योंकि पहले के लोग क्या होते थे, व्हाइट कपड़ा ज्यादा पहनते थे, तो उनको नील की जरूरत पड़ती थी। तो ये क्या करते थे, ब्रिटिशर्स यहां से क्या करते थे, फार्मर्स को जबरदस्ती नील करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। तो वो अपने डायरेक्ट नहीं करते थे, वो क्या करते थे, जमींदारों के थ्रू कराते थे। कहते थे कि अपने आप जितना भी आपके पास फील्ड है उसका 15% पार्ट, इस प्रोसेस को या इस कंडीशन को हम लोग तीन कठिया प्रोसेस भी कहा जाता है, कि जितना भी कठिया है ना, आपको उसमें 3/3 भाग जो है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर आपको इंडिगो की फार्मिंग करनी पड़ेगी। और इंडिगो का फार्मिंग जो है ना, वो क्या है, सॉइल को पूरी तरह से क्या कर देती है, खराब कर देती है। और जब क्या हो गया, जर्मनी ने क्या बना दिया, केमिकल नील बनाया, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, वो इससे ज्यादा थोड़ा सा खतरनाक थी। खतरनाक का मतलब ज्यादा अच्छी थी। तो क्या किया, दुनिया में इसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ब्रिटिशर्स ने भी इसकी डिमांड करना कम कर दिया। फार्मर्स का भी खेत क्या हो गया, सॉइल पूरी तरह से क्या हो गया, बेकार हो गई। तो जमींदार जो थे ना, वो फार्मर्स को परेशान कर रहे थे कि भैया एक काम करो, ये जमीन अपनी वापस ले लो, हमको क्या कर दो, इसका कंपनसेशन दे दो, इसका मुआवजा दे दो, पैसा दे दो। तो फार्मर्स ने कहा भैया किस बात का पैसा, ये जमीन तो हमारी थी, हमारी जबरदस्ती तुम तो वो करा रहे थे, फार्मिंग करा रहे थे, अब कह रहे हो पैसा दे दो। बस इसी के लिए क्या किया, राम कुमार शुक्ला जी ने कहा कि आप आइए, कहां आइए, चंपारण आइए। कहां आइए, चंपारण आइए, ठीक है। और गांधी जी क्या होते हैं, 1916 के क्या होते हैं, लास्ट में चंपारण जाते हैं और एक मूवमेंट शुरू करते हैं। जो इस मूवमेंट को जीत कर अफ्रीका से आए थे, कौन सा मूवमेंट था उनका, वही सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट। तो इसे कहां किया था, चंपारण में किया था, जिसे कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। कब किया था, 1917, ठीक है, लास्ट 1916 और 17 में। फिर इसके बाद यहां पर जीत जाते हैं,
जीतते हैं। लगभग 25% कंपनसेशन जमींदार जो है ना फार्मर्स को देते हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि क्या होता है, इनको खेड़ा में क्या हुआ, कहीं ना कहीं टैक्स का मामला चल रहा था। पीजेंट्स वर्कर्स जो कि क्या दूसरे के खेतों में क्या करते थे, काम करते थे, उनसे टैक्स वसूले जा रहे थे, खेत में क्रॉप खराब हो रही थी, तो जिस वजह से क्या होता, फिर भी वो नहीं सुन रहे थे। तो खेड़ा में भी क्या हुआ, गांधी जी पहुंचे, खेड़ा का मूवमेंट किया, खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट। जहां जहां गांधी जी जा रहे हैं वहीं वहीं पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये भी कब हुआ, 1917 में हुआ, ठीक है। गांधी जी जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां क्या हो रहा है, सत्याग्रह सक्सेसफुल हो रहा है। अरे भाई इसलिए सक्सेसफुल रहा तो गांधी जी वहां पे अफ्रीका में इन्हीं को हरा के आए थे, इनको ब्रिटिशर्स को, इसीलिए जहां पर पहुंचते थे भैया इनको पहले ही समझा दो, भाई इनको जो मांग रहे हैं दे दो, नहीं तो ये लोगों को इकट्ठा कर लिए तो हमारे लिए बवाल करना कर दे। इसलिए भैया जो करना तुरंत करो, तुरंत करो, किसी और को पता ना चलने दो। तीसरा मूवमेंट खुद के ही खिलाफ था, अहमदाबाद में। एक्चुअली में वार के टाइम पे कल ही बताया था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ था, बाहर से प्रोडक्ट आने बंद हो गए थे, तो हमारे ही लेबर, हमारे ही इंडस्ट्री ओवर टाइम करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते थे और हमको कंजम्पशन कराते थे, ठीक है, हमको फुलफिल कराते थे, हमारी नीड्स को फुलफिल करते थे। तो ज्यादा ओवर टाइम के ओवर पैसा देते थे, तो लोगों का क्या हो गया, उसी में क्या हो गया, हैबिट पड़ गई। अब धीरे से क्या कर रहे हो, आपको प्रोडक्शन कम करना है तो काम कम कर रहे हो, कम कर रहे हो तो आप सैलरी भी कम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही थी। हमने कल बताया था वार के बाद क्या हुआ, महंगाई बढ़ी, वार के टाइम पे महंगाई बढ़ी, तभी तो चीजों का दाम बढ़ाया, तभी तो जाके क्या हुआ, वो अपना वार एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो अहमदाबाद में मिल वर्कर्स का कहना था कि आप काम भले ही हमसे ज्यादा करा लीजिए लेकिन पेमेंट हमारी बराबर दीजिए। तो वहां पर क्या है, कॉटन मिल जो थी ना, तो अहमदाबाद में कॉटन मिल सत्याग्रह, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए इन्होंने क्या किया था, एक सत्याग्रह किया था। कब किया था, 1918 में। इस तरीके से 3 सत्याग्रह किए, तीनों सत्याग्रह सक्सेसफुल हुए। गांधी जी का क्या हो गया, और पॉलिटिकल ऐसी तैसी नहीं कि हम बता दे रहे हैं, हम नहीं थे इसलिए जीत पा रहे थे, अब हम आए हैं, अब कुछ करके दिखाए, उठा के पटक देंगे इनको तो क्या हो जाएगा। और आपको बताएं कि 1918 में जो अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया ना, तो यहीं पर सबसे पहली बार गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक भी किया था, ठीक है। अब क्या हुआ 1918 में, जैसा कि आपको पता है वार समाप्त हो जाता है, हम लोग बढ़िया ताके बैठे हैं, भैया अब आएगा, अब आजादी का डिमांड आ जाएगी, अब हमको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म मिलेंगे, अब बहुत कुछ होने वाला है। अरे भैया आया तो, लेकिन कौन आया, एक पर्सन आया। कौन आया, एक पर्सन आया। इसको पहले रब करते हैं ना, कौन आया, एक पर्सन आया, इसको रब करते हैं। ध्यान समझ में आ गया होगा ये बातें, कौन आता है, एक पर्सन आता है भैया। कब आता है, 17 मार्च 1919 को एक पर्सन आता है, और ये पर्सन जो था ना, इसका नाम था सर सिडनी रूलेट। ये सर सिडनी रूलेट जो है ना, इन्होंने एक एक्ट जारी किया जिसको क्या कहा गया, रूलेट एक्ट। रूलेट एक्ट में क्या था कि सस्पेक्शन के बेसिस पर, मतलब किसी भी पर्सन पर अगर शक हुआ, कैसा शक, कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई भी प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा है, तो उसको बिना किसी वारंट के क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। विदाउट एनी वारंट क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इतनी ही नहीं, कम से कम 2 सालों तक पुलिस कस्टडी में रखना पड़ेगा। अब सोचो, पुलिस कस्टडी में गए, कोर्ट भी नहीं ले जाना, अब तो प्रोसेस हो गया, 24 घंटे के अंदर को आपको क्या करना है, कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ेगा। अब कोर्ट के अंदर जैसे पड़ गया ना, भैया पुलिस फिर नहीं कर सकती कुछ, वो बाद में कर दे इनडायरेक्टली कुछ, लेकिन फिर क्या होता है, वो छू नहीं सकती। कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं पुलिस रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। 2 सालों तक पुलिस की कस्टडी में रहोगे, कोर्ट नहीं ले जाओगे, मतलब कोर्ट अभी भी पुलिस कुछ भी कर सकती है,
ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो जाएगा, पतले से आदमी को क्या कर देगा, मोटा कर देगा। ठीक है, पता चले मम्मी ने कहा कि जाओ बच्चा क्या कर दो, दूध ले आओ, जाके चाय बनाते हैं बढ़िया, क्या नाम, टोस्ट ले आए, लोग खाते हैं बढ़िया। बच्चा ऐसे घूमते घूमते गया, लेने जा रहा है, पता चले थोड़ा बड़ा बच्चा था क्योंकि घूमने लायक था, तो उसको उठा लिया गया, वह क्रांतिकारी एक्टिविटीज में था, थोड़ा सा उठा लिया गया। अब उठा लिया कि मम्मी वेट कर रही है, गरिया रही है, नहीं जा कहीं गया, पता नहीं कहाँ चला जाते है, बिल्कुल सांड हो गया है, बिल्कुल कौनो घर की टेंशन है नहीं है कि नहीं, मम्मी कहती होंगी, है ना। तो इस तरीके से क्या है, सस्पेक्शन के बेसिस पर, अच्छा इतना ही नहीं, कम से कम 2 सालों के, 2 इयर्स के लिए, एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा, पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। और पुलिस कस्टडी में जब तक है ना, इन 2 सालों के लिए भैया आपको क्या करना है, नो अपील, नो दलील, नो वकील, भैया इन कॉन्सेप्ट पर काम करना पड़ेगा। ध्यान से समझते रहिएगा। क्या आया, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट कब आया, 17 मार्च 19। ये किसी का भी रीजन बनेगा, कॉजेस, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई, चलो हमने इसका विरोध करना शुरू किया, हमने इसको अपोज किया, और एक गांधी जी ने 3 ये मूवमेंट, अभी ये रीजनल मूवमेंट थे, इसको सक्सेसफुल पाने के बाद उनका क्या था, हौसला बहुत बढ़ा हुआ था। तो उन्हें कहा कि अब हम क्या करते हैं, एक मूवमेंट करेंगे। कौन सा मूवमेंट करेंगे, नेशनल वाइड मूवमेंट, जिसे हम क्या नाम देंगे बेटा, नाम देंगे रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह के अंतर्गत लोगों ने मूवमेंट करना शुरू किया। जब मूवमेंट करना शुरू किया, कहते हैं कि पंजाब की किन्हीं गलियों में कुछ इंडियन मूवमेंट रिवोल्यूशनरीज या कहे तो मूवमेंट प्रदर्शनकारी जो थे ना, उन्होंने किसी एक लेडी टीचर के साथ कुछ बदतमीजियां कर दी, उसको क्या किया, मारा पीटा। ठीक है, क्या सही है क्या गलत, आई डोंट नो। ठीक है, वैसे भारतीय ऐसा करते नहीं है, ठीक है, हम लोग बहुत ही काइंडफुल होते हैं ना, लेकिन कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं, गुस्सा होता है, नहीं समझ में आता। ठीक है, ठीक है। तो रोलेट सत्याग्रह किया तो मूवमेंट थोड़ा सा भारी हो गया, एग्रेसिव हो गया। तो क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इसी के आगे एक और चीज ऐड कर दी, क्या, मार्शियल लॉ। कब लागू कर दिया, 10 अप्रैल 1919। अच्छा, इसका एक और कारण भी था। क्या कारण था कि 10 अप्रैल 1919 को इंडिया में पंजाब की ओर जब ये रोलेट सत्याग्रह को क्या किया जाता, परफॉर्म किया जा रहा था, तो 2 इंडियन लीडर को, कौन कौन से 2 इंडियन लीडर को, अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, तो हम देखते हैं कि 2 इंडियन लीडर कौन कौन से थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, बेटा क्या नाम था, डॉक्टर सत्यपाल, और एक का नाम था सैफुद्दीन, बेटा क्या नाम था, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। ये 2 प्रोमिनेंट लीडर को भैया आपने अरेस्ट कर लिया, वो भी किसके अंतर्गत, रोलेट सत्याग्रह के अंतर्गत। मतलब वकील जा रहे हैं, आप उनके सुन ही नहीं रहे हो, आप 2 सालों तक उनको कस्टडी में रखो, आप पब्लिक और ज्यादा अग्रेसिव। उन्होंने क्या कर दिया, मार्शियल लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया भैया, मार्शियल लॉ। मार्शियल लॉ मतलब कि अब कोई भी क्या है, इकट्ठा नहीं हो सकता। और इस बात को कहीं पर अभी बताया भी नहीं गया। पंजाब के गवर्नर जो थे ना, जनरल डायर, उन्होंने इसको पब्लिक के बीच में पब्लिश भी नहीं किया। और अप्रैल का महीना अगर हम देखें तो राबी क्रॉप के कटने का सीजन है, तो क्या होता है, पब्लिक परेशान हो जाती है, भैया क्या है, कुछ नहीं, नॉर्मल चलती रहती है। तो अगर हम देखें तो 13 अप्रैल 1919 को जब क्रॉप को बेच दिया जाता है, नई क्रॉप की शुरुआत करनी होती है, तो एक
मैदान था जिसे बोलते थे जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। इस जलियांवाले बाग में क्या होता है कि लोग पहले तो ये जानवरों को खरीदा और बेचने के लिए क्या होता था, यहां पर एक मेला लगता था, मतलब इकट्ठे होते थे लोग, नई क्रॉप लगाना है, अब जानवरों को बेचना है, खरीदना है, इसके लिए धीरे धीरे इसमें बच्चे भी आने लगे, तो कहीं ना कहीं एक मेले के रूप में इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया गया। भाई साहब, जलियांवाले बाग में कहते हैं कि 20,000 लोग, पता ही नहीं लोगों को। हालांकि किनारे पर कहीं पर एक मंच लगा हुआ था जहां पर रूलेट सत्याग्रह के बारे में बताया जा रहा था, किस तरीके से को रूलेट, ठीक है, एक्ट का क्या करना है, को अपोज करना है। पब्लिक बेफिक्र बढ़िया आराम से क्या कर रही है, घूम रही है, फिर रही है। ध्यान समझिएगा, इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं। ठीक है, पहला क्या देखा आपने, रूलेट एक्ट देखा। दूसरी चीज आप देखोगे 13 अप्रैल 1919, कहां पर, जलियांवाले बाग। कहां पर है, अमृतसर। जलियांवाला बाग कहां पर है, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर में। इस जलियांवाले बाग में क्या हुआ, कहते हैं कि 20,000 लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, और बाहर खड़ा हो गया आकर जनरल डायर। कहते हैं 2 टैंक लेकर आया था, लेकिन अंदर जाने का रास्ता इतना सकरा था कि टैंक जा नहीं सकते थे, इसलिए उसके पास कहते हैं 150 सोल्जर्स थे, 150 सोल्जर्स। और 150 सोल्जर्स में कहते हैं कि एक सोल्जर्स ने 15 राउंड फायरिंग की। इट मींस आप देख सकते हैं 2250 बुलेट्स उस दिन चली थी। बढ़िया, जैसे क्या किया, एक ही एग्जिट डोर था, उसको क्या कर लिया उसने, लॉक कर दिया। लोग बेहतरीन क्या कर रहे थे, पार्टी वार्टी कर रहे थे, कोई मोमोज खा रहा था, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। अचानक से क्या हुआ, नजर पड़ी, भैया सामने कोई खड़ा है। फिर उसने क्या किया, धीरे से देखा, खतरनाक भैया, क्या हुआ, गोलियां चल गई, लोग इधर उधर भगना चालू हुए। लोगों ने कहा कि भैया, जनरल डायर ने कहा, अरे रुको, भाग कह रहे हो, अभी अभी आप कोल्ड ड्रिंक मोमोज ये सब खा रहे हो, हम गोली खिला देंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन लोग क्या हो, सुनने कहां वाले, भागने लगे। कहते हैं कि यह हमारे इतिहास का बहुत ही दर्दनाक हादसा था, इसको पढ़ो, सोचो, समझो तो क्या होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, लोग क्या हो रहे हैं, दब रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। छोटा सा बच्चा वो नीचे गिरा हुआ है, उसके ऊपर से लोग क्या हो रहे हैं, दौड़ दौड़ कर निकल रहे हैं। किसी किसी के हाथ फट जा रहे हैं, इधर उधर से सारे के सारे अंदर से पार्ट निकल रहे हैं। वहां पर किनारे पर एक कुआं था। कहते हैं कि कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में क्या किया, कूद गए। लेकिन क्या होता है, जब एक के ऊपर एक कूदे तो क्या होगा, अंदर का हाल सोचो। ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें 2 कमेटियां बनी थी। जब इसका क्या हुआ, पूरा का पूरा हो गया, सारा का सारा प्रोसेस, तो ब्रिटिशर्स के ऊपर जब ज्यादा प्रेशर पड़ा तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसे कहते हैं हंटर कमेटी। हंटर कमेटी, हंटर कमेटी ने कहा, ज्यादा लोग थोड़े ने मारे गए हैं, 379 लोग ही मारे गए, ओनली 379%, ओनली 379%। What were their guilt? उनकी गलती क्या थी? Only why this word is added with 379 people? What were their guilt? इनका गिल्ट क्या था? अगर इतने ही पर्सन थे, हमने इसको और ज्यादा क्या किया, बेहतर करने के लिए जांच पड़ताल कराई, और हमने भी एक क्या किया, कमेटी बनाई, जिसे क्या कहा गया, तहकीकात कमेटी, जिसमें यह बताया गया कि 1000 लोग क्या हुए थे, डेड, एंड 2000 पीपल वर इंजर्ड। ये कमेटी, केस चला। ब्रिगेडियर डायर जो थे ना, उनको यहां से निकाल दिया गया। हालांकि उनको ब्रिटेन में ले जाकर हाउस ऑफ लॉर्ड में लायन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि, टाइटल दिया गया। ऐसे लोगों को वो क्या करते हैं, ब्रिटिश जो निहत्थे लोगों पर क्या करते हैं, गोलियां बरसाते हैं, उनको क्या करते हैं, वो लायन की उपाधि देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ टीपू सुल्तान जैसे लोगों को क्या करते हैं, हम लायन कहते हैं।
शिवाजी द बॉस याद आता है भैया मूवी का। ठीक है, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति साहू जी महाराज 40 दिनों तक क्या करते हैं, संभाजी महाराज जो 40 दिनों तक क्या करते हैं, इतनी ज्यादा प्रताड़ना सहने के बाद भी क्या करते हैं, ठीक है, बात नहीं सुनते। वही आंखों में तेज, वही चेहरे पर क्या तेज देखने को मिलता है। उन लोगों को हम शेर कहते हैं। ये जो निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाते हैं, उन लोगों को ये शेर कहते हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो 2000 लोग यहां पर मारे गए। ठीक है, तो उसके बाद सारा का सारा इंसिडेंट हुआ। लोगों का गुस्सा आप खुद समझ रहे होंगे किस तरीके से रहा होगा। ये जब खबर पूरे के पूरे इंडिया में फैली तो लोग क्या होने लगे, गुस्साए, वहां पर जाकर तोड़ फोड़ करना शुरू किया। कई सारी चीजें ब्रिटिशर्स ने इसको खत्म करने के लिए सप्रेशन जारी किया। कहते हैं जिस गली पे उस महिला को पीटा गया था ना, उस गली पे 2 गार्ड बिठा दिए गए थे। जो लोग वहां से निकलते थे उनको जमीन पर बिठाकर सबसे पहले नोज को रब कराया जाता था, जब तक खून नहीं निकलता था, सैल्यूट कराया जाता था। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मूवमेंट को सप्रेस करते थे, मूवमेंट को खत्म किया गया। तो आप देखेंगे एक चीज हो गई थी, पहले रोलैट एक्ट आया, हमने उम्मीद कुछ और की थी, आया क्या, रोलैट एक्ट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। एक और इशू चल रहा था, कौन सा, खिलाफत इशू, खिलाफत इशू। क्योंकि जब वो वार के टाइम पे हमारे देश के मुसलमानों ने कहा था उनसे कि ठीक है हम आपका साथ तो दे रहे हैं, लेकिन अगर इस वार में क्या होता, टर्की हार जाता है तो हमारे कैलिफ के क्षेत्राधिकार को आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वार के बाद ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, जिस वजह से मुसलमान जो थे ना बहुत ज्यादा नाराज थे, जिस वजह से उन्होंने क्या किया, खिलाफत इशू जारी किया। इसको लीड कर रहे थे, इस पूरी की पूरी मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और उनके भाई शौकत अली। लेकिन इस खिलाफत इशू को जो क्या थे, मेन लीडर थे ना, वो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी के दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना हम क्या करें, हिंदू और मुस्लिमों को मिला देते हैं। तो मिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक मूवमेंट चालू करें। और उनका कहना था कि हम लोग क्या है, ब्रिटिशर्स के गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। अगर हमने उनके साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं 1 साल भी नहीं लगेंगे, हम उसको क्या करेंगे, आजाद हो जाएंगे। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हालांकि 1919 में ही उन्होंने क्या कर दिया, हमारे लिए कुछ रिफॉर्म लेकर आ गए। क्योंकि उस समय हमारे देश में क्या था, जो गवर्नर थे ना उनका नाम था क्या, चेम्सफोर्ड। और जो ब्रिटेन में बैठकर ब्रिटेन में जो इंडिया मामले को क्या कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, सेक्रेटरी जो थे ना वो कौन थे, मॉन्टेग्यू। तो 1919 में एक रिफॉर्म आता है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें यह कहा गया था कि भैया जो भी गवर्नर की एग्जीक्यूटिव है ना, उसमें कुछ इंडियन को क्या करेंगे, हम इलेक्ट करेंगे, कुछ इंडियन मेंबर्स को उसमें ज्वाइन कराएंगे। हमने कहा भैया, और कुछ राइट्स भी देंगे। हमने कहा भैया इतने से काम नहीं चलेगा, हम और भी बढ़ाओ। तो 1919 में उन्होंने कहा ठीक है हम बढ़ाएंगे, लेकिन आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद। तो 1929 में जाके आपका कोई ना कोई रिफॉर्म करेंगे हम जाकर। तो हमने कहा चलो, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, हम उनकी कोई बात अभी नहीं सुनने, राइट्स मिले हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर वो चाहते थे, जैसे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, कि हम क्या करें, पार्टी बनाएंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और जाएंगे। तो हुआ क्या, बहुत सारे नेता मान नहीं रहे थे। तो उसके लिए गांधी जी ने एक टेम्परेरी सेशन बुलाया, कब, सितंबर 1920। कहां पर, कलकत्ता। लोगों से बातचीत की कि भैया देखो हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इस समय लोगों ने क्या किया, उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने समझाया, कई महीनों तक, कई दिनों तक,
तो दिसंबर जो 1920 का जो सेशन होता था ना, जो टेम्परेरी सेशन होता था, जो कि कहां हुआ था, नागपुर में जो हुआ था, उसमें क्या होता है, इस बात को की रजामंदी, बात पर मोहर लग जाता है, इट मींस स्टैंप लग जाता है कि हाँ हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर क्या करेंगे, काम करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर क्या करेंगे, काम करेंगे। और इस तरीके से क्या होता है, इस दिसंबर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता है। किसको अडॉप्ट करा जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है। और जनवरी 1921 में मुंबई में, कहां पर, मुंबई में, ठीक है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ चालू कर दिया जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ चालू कर दिया जाता है, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाता है। यहां से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि वेयर, ठीक है, फ्रॉम वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, तो मुंबई, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम वेयर खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, मुंबई, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, काफी लंबी वीडियो होती चली जा रही है, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। क्या क्वेश्चन का आंसर, कि व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हमने अभी बताते चले जा रहे थे। सबसे पहला रोलैट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग इंसिडेंट, तीसरा खिलाफत इशू, ये सब के सब क्या है, कारण बन गए थे किसके, नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। तो आप इतना पढ़िए और आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए, और इस तरीके से हम चलते रहेंगे, ठीक है। आप कमेंट में ये बताइएगा कि वन शॉट में वीडियो दें या छोटी छोटी क्लिप्स में वीडियो दें, ठीक है, आप बताइएगा जरूर। और लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। इसके साथ चलते हैं। जय हिंद,